हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल यूट्यूब के चैनल द फिडियाज एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, यही मनोकामना हम करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं AEES का एक प्रीवियस पेपर ये SST का है। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाके प्रीवियस ईयर की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हैं। बस एक ही प्लेलिस्ट बनाई गई है फिलहाल AEES के नाम से, उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार यहाँ जुड़े हैं तो आप सभी के लिए सूचना ये है कि आप हमारी ऐप द फिडियाज एकेडमी ऐप पे जाइए और वहाँ पर अगर आप जाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको AEES के 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप जब टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में आपको प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन जो है दिखाई देगा। प्रीवियस ईयर का उस प्रीवियस ईयर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये 2 टेस्ट मिल जाएंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। खास तौर से इसमें जो टेस्ट डाले गए हैं वो PRT के डाले गए हैं। तो ये डालने का फ़ायदा ये है कि इसका बहुत सारा पैटर्न सभी एग्ज़ाम में फिट होता है, इसलिए वो 2 टेस्ट आप रियल एनवायरनमेंट में टाइम लिमिट में कंप्लीट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आप हमारे साथ अपनी स्टडी को जो है स्ट्रेटजी के साथ जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट के बारे में, जो फ्री टेस्ट होते हैं उनकी बारे में बताई जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन के बाद 36वें क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं, क्योंकि 35 हम डिस्कस कर चुके हैं। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज व्हाट। देखिए, इंडियन नेशनल फ्लैग आप सभी जानते हैं कि ट्राई कलर हमारा फ्लैग है, ठीक है, जिसमें 3 कलर है, तिरंगा इसको कहते हैं। और इस तिरंगे के अंदर 3 रंग की पट्टियां हैं। ध्यान रखना, कलर 4 हैं, 4 कलर हैं। एक उसमें जो आपने अशोक चक्र देखा है वो नीले कलर का है, ठीक है, वो चौथा कलर है। लेकिन आपसे पूछे कितने रंग की पट्टियां हैं, तो 3 रंग की पट्टियां हैं। तो उस फ्लैग के अंदर जो रेशो होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ का, वो कितना होता है? 5:3 या 3:2 या 3:4 या 2:1? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को आता है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। तो आप देखिए, हमेशा एग्जाम के अंदर कुछ परसेंटेज जो है वो इजी क्वेश्चंस की होती ही है, ठीक है, और उसके बाद कुछ एवरेज क्वेश्चन की होती है जो कि अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप निकाल लेते हैं, और आप फिर होते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट वाले में कुछ तो ऐसे होते हैं जो नहीं आते बिल्कुल भी, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो इन्हीं डिफ़िकल्ट से आप फिर फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी को आते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप पेपर में से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ईजी और एवरेज क्वेश्चन वेट कर रहे होते हैं। हम किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ उलझ जाते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारे क्वेश्चन वेट कर रहे थे और टाइम नहीं रहता फिर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ए बिल, अगर इन टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, इसको हमने इंग्लिश में ही क्यों लिया है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही इसको करवा रहा हूँ। वरना हमारे मोस्टली क्लासेस है या हमारा अगर आप कोर्स भी देखेंगे, कोई भी कोर्स देखेंगे, ठीक है, उसमें भी आपको बाइलिंगुअल कोर्स मिल जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए या हिंदी मीडियम से, आपके लिए दोनों तरीके से वो अवेलेबल रहेगा। KVS PRT, अगर आप KVS PRT कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DSSB, ठीक है, इसकी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। DSSB की PRT का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलग से साइकोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग से साइकोलॉजी के लिए भी आपको कोर्स अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम, किसी भी संस्था के लिए, KVS के लिए, उसके लिए भी आपको अलग से जनरल बैच बना दिया गया है, ठीक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, सब्जेक्ट आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं, बाकी जनरल पार्ट जो है वो आप हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये बाइलिंगुअल करवाया गया है वहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने बाइलिंगुअल नहीं लिया, ये एक और थिंग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर ही इंग्लिश मीडियम में आता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन ए बिल इन 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज में अगर किसी बिल पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो क्या होगा?
देखिए डिसएग्रीमेंट अगर वो मनी बिल है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर वो मनी बिल है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोकसभा ने पास किया, दैट इज ओके। राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा इसको रोक के रखती है, कोई मतलब नहीं है। लोकसभा के पास ये विशेषाधिकार है, एक्स्ट्रा राइट है कि मनी बिल के मामले में उसके पास स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं। उधर यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि इसको शायद सिंपल बिल की बात कर रहा है। ए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इज फॉर्म टू रिजोल्व द सिचुएशन, ये कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन, प्रधानमंत्री बीच में जो है दखल करते हैं इस मामले में। प्रेसिडेंट कास्ट ए डिसाइडिंग वोट, कि भाई दोनों के मामले में अगर ऐसा हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है डिसाइडिंग वोट डालेगा। ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंड, तो ये आंसर जो है सही होगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट सिटिंग होगी और फिर ज्वाइंट वोटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइंट वोटिंग होगी और जब ज्वाइंट वोटिंग में भी अगर बिल पास हो जाए तो फिर उसको पास मान लिया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी पीपीटी ये जो है असल में ये जो है ये पीडीएफ है, पीपीटी पे डिजाइन नहीं हुई है, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखे हैं थोड़ा सा। कोई क्वेश्चन है उसके ऑप्शन आपको अगले पेज पे मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडोप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ इंडिया, जो भारत का राज्य चिन्ह है, ठीक है, उसके अंदर मौर्यन डायनेस्टी से हमने क्या लिया है चिन्ह, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। राज्य चिन्ह जो हमने लिया है, आपने देखा होगा सरकारी जितनी भी चीजें हैं उस पर एक शेर क्या करती है, ऐसे 3 शेर क्या करती है आपको बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। उसके नीचे एक चक्र होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम है, यानी कि राज्य चिन्ह है, ठीक है। तो इसके पिछली तरफ भी एक शेर होता है, 4 शेर की मूर्ति है। ये अशोक स्तंभ है, सारनाथ का अशोक स्तंभ। अशोक ने एक स्तंभ बनवाया, वहां से ये लिया गया है। इसे लायन कैपिटल कहते हैं, लायन कैपिटल इंग्लिश में। दिस लायन कैपिटल इज सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ आवर एंशियंट हिस्ट्री। और इससे हमने अपने राज्य चिन्ह में क्या लिया है, देखिए 4 लायंस दिए हुए हैं। आगे के ऑप्शन हमें देख लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो चैरियट व्हील, यानी कि चैरियट व्हील का मतलब है रथ, तो रथ तो नहीं है। अगर केवल व्हील देते था तो आंसर बन जाता है हॉर्स, घोड़ा। तो घोड़ा तो हमारे राज्य चिन्ह में कहीं पे दिखाई नहीं देता। वर्ड्स सत्यमेव जयते, लेकिन ये देखिए आप राज्य चिन्ह मैंने जो अभी बताया था पिछली स्लाइड पे अगर आऊं मैं, इसके नीचे ना आपको लिखा मिलता है सत्यमेव जयते, ठीक है। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सत्यमेव जयते कहाँ से आया जी। सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ से तो नहीं लिया गया, ठीक है। ये सत्यमेव, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ये नीचे लिखा रहता है। तो सत्यमेव जयते जो है ना अशोक स्तंभ से नहीं आया ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से आया, मुंडको उपनिषद, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी मैं यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी मुंडको उपनिषद ही बोलेंगे और इसको सत्यमेव जयते ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आया सत्यमेव जयते, जो ये जो सेंटेंस है। बाकी ये वाला हिस्सा हमने कहाँ से लिया है, अशोक स्तंभ से लिया है। और अशोक जो है वो मौर्यन डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, ठीक है, ग्रैंडसन। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे है मुझे लगता है, बढ़ते हैं, देखो नीचे होगा। हाँ ये रहा। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट, जो नेशनल इनकम जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा आज एडजस्ट कीजिए, कल से पीपीटी ये क्लास असल में ये टाइम नहीं निकाल पाए इसके लिए, लेकिन फिर भी आपको डिलीवर करनी थी तो इसको थोड़ा अच्छे से सेट नहीं कर पाए। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट व्हाट, राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इससे क्या मतलब है नेशनल इनकम। अगर आपने इकोनॉमिक्स के जीडीपी जीएनपी ये कंसेप्ट पढ़े हैं तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। सभी बच्चों को ये जो है ना मैं एडवाइस करता हूँ कि जीडीपी जीएनपी जो बेसिक कंसेप्ट है, एनएनपी, इनको जरूर स्टडी करें, ठीक है। और एक बैंकिंग का पार्ट जो है उसको जरूर स्टडी करें, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर
जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं इधर से ही आते हैं, ठीक है। बेसिक्स हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसकी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है वो पढ़ लीजिए। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स व्हाट? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस नेशन जीएनपी एट मार्केट प्राइस होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए, ठीक है। डेप्रिसिएशन घटाए तो फिर वो नेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, नेट तो आएगा लेकिन ये नहीं है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये नेट फैक्टर इनकम जो अब्रोड कह रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है, ठीक है। नेशनल नाम तभी आया है जब नेट फैक्टर इनकम हमने घटा दिए, जो हमारे देश में विदेशियों ने कमाया उसको घटा दिया, और जो हम बाहर से कमा के लाए हमारे लोग उसको जोड़ दिया, तभी ये नेशनल प्रोडक्ट जो है आ जाता है। उसके बाद देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ तक तो सेम ही है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी ठीक है। डेप्रिसिएशन से एनएनपी हो जाएगा, एनएनपी तो हमें चाहिए ही, ठीक है। लेकिन हमें एनएनपी चाहिए एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पे ये तभी आएगा जब इसके अंदर टैक्सेस जोड़ दिए जाएं, ठीक है। एक होता है फैक्टर प्राइस या कोस्ट प्राइस जो होती है। फैक्टर प्राइस होता है जब उसको फैक्ट्री के अंदर बनाया गया तब उसका क्या प्राइस था, लेकिन आप जितना भी सामान खरीदते हैं उसमें आप देखते हैं कि फिर उसके बाद उसमें टैक्स जुड़ता है जो सरकार को जाता है, ठीक है। तो जो उसमें लागत लगी है वो तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर सरकार ने जो टैक्स लिया है वो जब टैक्स जुड़ जाता है, ठीक है, वो टैक्स जुड़ जाता है। और कभी कभी सरकार क्या करती है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है, ठीक है। तो जितना टैक्स लगना होता है या वो फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ सब्सिडी दे दी, ठीक है, तो उस सब्सिडी को घटा दिया जाता है, ठीक है। अब इसने देखो माइनस डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, इन दोनों को जोड़ के अगर वो नेगेटिव में आया तो नेगेटिव, वरना पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए, जब डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो जीएनपी एट नेशनल प्राइस जो है वो एनएनपी हो जाएगा, ठीक है, नेट हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया। और डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये हमारा आंसर सी है, ठीक है। जिसने ये आंसर लगाया है ये ठीक है। जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी इस तरह की क्वेश्चन की जो है तैयार कीजिए इनको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भले ही आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, मैंने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू विच मेथड? तो भारत की जो नेशनल इनकम है, देखिए दो क्वेश्चन नेशनल इनकम से दिए गए हैं, तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। इसने कहा है प्रोडक्शन मेथड अलोन, ये अलोन शब्द होते हैं, अलोन शब्द होते हैं ना। देखिए इन क्वेश्चंस का लेवल जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन असल में आप यूपीएससी में नॉर्मली देखने को देखेंगे, तो इनमें अलोन शब्द जो दिए गए हैं इन पे जरा फोकस करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी पढ़ के आए तो प्रोडक्शन मेथड अलोन नहीं है, ना ही एक्सपेंडिचर मेथड अलोन है, हटा दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड कि हमने कितना प्रोडक्ट किया और कितना एक्सपेंडिचर किया, और एक है प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। तो ये डी वाला ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है हमने जीडीपी ही उस हिसाब से निकालती है। जीडीपी हम जब पढ़ते हैं तो जीडीपी में आप देखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक पे बनाए गए हैं उन प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, भारत की सीमा के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनका प्राइस कितना है, फैक्टर कॉस्ट कितनी है उनकी, ठीक है। और फिर हम मार्केट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं मान लीजिए 100 वस्तुएं बनी और 100 वस्तुएं 10-10 रुपए की थी, तो 1000 रुपये का हमने फैक्टर जो है एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये हमारी जीडीपी की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब प्रोडक्शन पे तो है ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका है इनकम मेथड, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड अगर कहीं नहीं दिया तो वो तो यहाँ काट भी देना चाहिए। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, कितनी इनकम हुई, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। अब आगे कोई क्वेश्चन रुका था नहीं रुका था, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। द टर्म फिजिकल क्राइसिस इन इंडिया इज मेनली रेफर टू व्हाट? जो फिजिकल क्राइसिस ये टर्म जो है इसे कहते हैं वित्तीय संकट। भारतीय अवस्था एक गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है, ऐसे आपने न्यूज़ सुन लिया होगा किसी इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर।
द टर्म फिजिकल क्राइसिस इन इंडिया मेनली रेफर टू व्हाट? देखिए, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या होता है? सरकारी ऋण अगर ज़्यादा ले लिया जाए। अब देखो भारत में सरकारी ऋण पे कितनी चीज़ चल रही है, मुद्रा योजना चल रही है, ठीक है, सरकार से ऋण लिया जा रहा है, ठीक है, मुद्रा योजना चल रही है, आप हाउस लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप ये घर के अंदर ले रहे हो, वापस कर दोगे। जब कभी घर के अंदर लेन देन होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती। देखिए, फिनोमिनल इंक्रीज इन एक्सटर्नल इंडेप्टनेस, जब बाहर से ऋण, भारत के बाहर से ऋण ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, अंदर से कितना भी ले लीजिए। देखिए, इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होनी। जैसे आप देखते हैं कि सब्सिडी दी जाती है, सीधे लोगों के खाते में चली जाती है, वो पैसा हजम हो जाता है। हजम होने का मतलब है उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया गया, और इन्वेस्ट नहीं करने की वजह से अब उस पर अगला प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ बढ़ोतरी होकर नहीं मिलेगा। तो ये क्राइसिस है क्या? ये तो हर देश के अंदर होती है, ठीक है। वैसे इस पे लिमिट लगाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन ये तो चलता रहेगा। रिकरिंग डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट इन द गवर्नमेंट बजट। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? छोटे टाइम के लेन देन की जो डेफिसिट अगर बन जाती है, वो शॉर्ट टर्म की होती है। शॉर्ट टर्म की दिक्कतें जो हैं वो डेली बेसिस पे हो सकती है, दो दिन के बेसिस पे भी। तो ऐसी दिक्कतों से कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है जब एक्सटर्नल इंडेप्टनेस, बाहरी ऋण बहुत ज़्यादा, फिनोमिनल देखो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब इसको कहते हैं कि फिजिकल क्राइसिस से इंडियन जो ये जो है अर्थव्यवस्था है वो गुजर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन? वाह, देखो एक टॉपिक मैं आपको बताना भूल गया था, ये इन्होंने हमको याद दिलाया। अब जो बच्चे केवीएस के लिए तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को तो शायद ये टॉपिक नहीं है, लेकिन डीएसएसबी वालों के लिए और एईएस वालों के लिए इकोनॉमिक्स आपको कुछ टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ वो जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। जैसे जीडीपी का कंसेप्ट है, जीडीपी के बाद उसमें आप जीएनपी पे आ जाएंगे, ठीक है, और एनएनपी पे आ जाएंगे, ठीक है। इस पे पढ़ के जाइए। फिर मैंने कहा बैंकिंग को पढ़ के जाइए, और साथ ही साथ आप पढ़ के जाइए क्या, इन्फ्लेशन पढ़ के जाइए, महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको वैसे भी मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन? ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? महंगाई इंक्रीज हो जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, ठीक है, कौन खुश होगा, ये बात है। पहला ऑप्शन इन्होंने जो दिया है वो है गवर्नमेंट के पेंशनर, गवर्नमेंट जिनको पेंशन देती है, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी को 1,000 रुपये पेंशन मिलती है या 10,000 रुपये पेंशन मिलती है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, तो 10,000 रुपये में जो सामान आता था वो अब 11,000 में आएगा, ठीक है। तो उसको तो ये पैसे कम पड़ गए, या शायद 12,000 में आए, तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं, उसको जो पैसे मिल रहे हैं उनकी वैल्यू कम है, तो उसको तो घाटा हुआ है। मान लीजिए 10,000 रुपये में वो 100 किलो आटा खरीद लेता था, तो अब तो वो 10,000 रुपये में 80 किलो ही आटा खरीद पाएगा, तो इसको तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनके आंसर निकालेंगे ना, तब आपको देखो पता चल जाएगा। फिर ये कह रहा है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो आपको क्रेडिट देते हैं, यानी कि जो आपको लोन देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लोन उठाया, एक आदमी ने मुझे 1,000 रुपये का लोन दिया, ठीक है, और मुझे उसको देने हैं ब्याज समेत जोड़ के 1,200 रुपये, और अब बढ़ गई है महंगाई, ठीक है, तो उसको तो 1,200 रुपये में 200 रुपये का प्रॉफिट भी कमाना था और 1,000 रुपये वापस भी लेने थे। लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से एक सिचुएशन और बढ़ जाती है, वही सिचुएशन कि जो 1,200 रुपये में उसको देने वाला हूँ, उस 1,200 रुपये में जो सामान आता था वो शायद 1,400 रुपये में आएगा या 1,500 रुपये में आएगा। इसका मतलब जो आदमी लोन देते हैं उनको घाटा होता है, बैंकों को घाटा होगा अगर महंगाई बढ़ेगी तो, ठीक है। उसके बाद देखिए सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट जो है खोला हुआ है, तो आपके पैसे जो उस अकाउंट में पड़े हैं तो उनकी वैल्यू कम ही हो रही है, क्योंकि वो पैसे 20-25 हज़ार कितने भी हों, अब उससे सामान कम खरीदने में आएगा क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई है। तो ये इन लोगों को भी फायदा नहीं होगा, इनको भी फायदा नहीं होगा जो लोन देते हैं, इनको फायदा होगा डेब्टर्स को, ऋणी जो लोग हैं उनको फायदा होगा। वो कैसे फायदा होगा? देखिए उल्टी सिचुएशन देखिए,
जिसने मैंने लोन लिया था, अभी तक तो देने वाले को नुकसान हो रहा था, ठीक है, पेंशन वाले को नुकसान होता। मैंने 1,000 रुपये लिए, देने थे 1200। अब जब 1200 रुपये मैं उसको दूंगा, तो इस 1200 की वैल्यू वैल्यू घट के 1000 या 900 हो चुकी है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और इससे कम सामान खरीदा जा रहा है। तो जो 1200 रुपये मैं दे रहा हूँ, पहले के 1,000 रुपये या 1200 रुपये के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो घाटा किसको हुआ? देने वालों को, और लोन लेने वालों को फायदा हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन आप यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप ये मत समझो को कि यूपीएससी मतलब बहुत पहाड़ की चीज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन होते हैं ये। इसको आप मतलब सोच के देखे तो कि हमने लोन लिया हुआ था और लोन में हमें फायदा हो गया, उसको नुकसान हो गया, ठीक है। न्यू नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन जो है उसको खत्म कर दिया गया है, और उसकी जगह पर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग न करके एक नया आयोग बनाया गया है, जिसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति की आयोग को जो है आप पूरा थोड़ा सा पढ़ के जाना। इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से इस पेपर के अंदर दिया गया, इस एसएससी ये एसएसटी का पेपर कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो जीएस में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसको उठाया है। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज व्हाट? देखिए, यहाँ पर किसी वर्कर की बात की गई है, महंगा। यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पढ़ के जाने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पेपर ये है एसएसटी का, तो आपको एसएसटी का मतलब है 9th तक। टीजीटी एसएसटी अगर पढ़ाते हैं तो 9th क्लास तक आपको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें ये सारी चीज़ें, ये सब 10वीं से नीचे का लेवल है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के कई काइंड होते हैं, ठीक है। हर एक को मैं बता भी दूंगा। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि एक सीजन पर काम मिल रहा है, एक पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे बाग है, बाग में कोई वर्कर है, ठीक है। आम के बाग में आम जिस समय पे उस बाग में लगते हैं, तो वहां से उनको जो है ढुलाई का काम मिल गया, अदरवाइज नहीं मिला सीजन पे। धान की खेती है, धान की कटाई वगैरह के लिए उस टाइम पे मिल गया, फिर 4 महीने वो फ्री है सीजन पे। तो ऐसी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। खेती में होती है खासतौर से ये। उसके बाद देखिए, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, यही वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप एक वर्कर एक जॉब से दूसरे पे जा रहा है, उसको निकाला नहीं किसी ने, ठीक है, और दूसरे जॉब पे जब वो जा रहा है तो सीधी सी बात है उस दूसरी जॉब में उसको कुछ बेटर चाहिए, ठीक है। कई बार वर्कर क्या होते हैं कि जॉब छोड़ के कोई कोर्स करने लग जाते हैं। वर्कर का मतलब ये नहीं कि बस मजदूर ही, व्हाइट कॉलर जॉब को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको 60,000 सैलरी मिल रही है, और आपको ये पता चले कि 2 महीने 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स मैं कर लूँ, तो उस ब्रिज कोर्स के बाद मुझे इसी जॉब पे या किसी और जगह पर इजीली 90,000 या 1 लाख सैलरी मिलेगी, तो आप उसको 2 महीने छोड़ के 3 महीने कोर्स करके आप ज्वाइन करोगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये फ्रिक्शनल है, ठीक है, घर्षणात्मक जो है इसको कहते हैं। वो मौसमी बेरोजगारी थी, ये घर्षणात्मक है, तो इसका आंसर भी यही है, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये कि जो एक साइकिल में आपको काम मिल रहा है, दूसरे पे नहीं मिल रहा है, फिर आगे बढ़ के फिर मिल रहा है, ठीक है। ये भी खेती के अंदर देखने को मिलती है आपको, ठीक है। हु सेड? अच्छा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होता है जब मान लीजिए काम करने का तरीका था मैनुअल, ठीक है, और मैनुअल काम करने के तरीके से एकदम से कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनको ये चीज़ देखने की मिलेगी कि आजकल टीचर्स को क्या किया जा रहा है, टीचर्स को टैब दे देते हैं, ठीक है, या मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और उन टैब को कनेक्ट कर देते हैं जीपीएस, उनको लोकेशन पता चल जाती है। फिर उनको कहते हैं कि हाँ जी, अपनी हाजिरी लगाइए स्कूल में पहुँच के। उसकी लोकेशन जब तक वो स्कूल में नहीं पहुँचता तब तक वो ऐप पकड़ता ही नहीं अटेंडेंस। तो इसका मतलब ये है कि वो टीचर स्कूल जाएगा तो ठीक है, और नहीं जाएगा तो उसकी एब्सेंट ही मार्क होगी, और बच्चों की अटेंडेंस भी स्कूल की प्रीमिसेस में ही रह के आप लगा सकते हैं। तो अगर किसी टीचर को ये नहीं चलाना आता, तो उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं सीखते कि हमारा तो काम चल जाएगा, पड़ोसी से करवाते रहते हैं एकदम से। तो जब भी आप जॉब में जाते हैं तो अपने आप को अपडेट रखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आप पहले ढीले रहे कि किसी और से करवा लिया, ना करने से मेरे को नहीं देता था कोई काम, बाद में एकदम से पहाड़ टूट पड़ता है फिर, है ना। हु शेड
वेयर वेल्थ एक्युमुलेट मैन डिके, जहां पर धन इकट्ठा होता है वहां पर इंसान सड़ने लग जाते हैं। ये बात किसने कही थी? ठीक है, तो ये बात कही थी गोल्ड स्मिथ ने। ठीक है, ज्यादा किसी पे जाने की जरूरत नहीं है, गोल्ड स्मिथ ने की। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक नाम व्यक्ति है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा दें, इसने एक पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल। ठीक है, चलिए, बफर स्टॉक से मतलब क्या है? ठीक है, भारत सरकार जो है वो बहुत सारी वेलफेयर योजनाएं चलाती है। उस वेलफेयर योजना में वो किसानों को फायदा देने की भी कोशिश करती है और गरीबों को सस्ता अनाज देने की भी। किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है तो उस अनाज को वो खरीद लेती है। तो बफर स्टॉक क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, राइस एंड व्हीट प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई, क्या ये है? ठीक है, दूसरा है होर्डिंग बाय द मर्चेंट्स, तो मर्चेंट्स ने जो इकट्ठा कर लिया है वो तो होगा ही नहीं। व्हीट एंड राइस स्टोर्ड इन फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स में जो व्हीट और राइस स्टोर्ड होते हैं उसको बफर स्टॉक कहते हैं। और तीसरा है व्हीट एंड राइस सोल्ड थ्रू इशू प्राइस। ठीक है, तो असल में बफर स्टॉक का मतलब है कहीं पर बफर लगाया गया है। ठीक है, बफर का मतलब ये है कि एक सिचुएशन है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हैं। ठीक है, कहीं ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमारे पास ग्रेन्स ना हो, हमारे पास अनाज की कमी पड़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक बफर स्टॉक बना दिया जाए कि ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए हम कुछ अनाज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोर किया हुआ अनाज है, मतलब देखो व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही खरीदा जाता है ना जो। ठीक है, ये हो गया मर्चेंट का, तो कट ही गया। अभी कह रहा है व्हीट एंड राइस स्टोर्ड इन फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप में तो वो आ चुका है बिकने के लिए, अब वो स्टॉक में नहीं है। और व्हीट एंड राइस सोल्ड थ्रू इशू प्राइस, ये भी सोल्ड हो गया है। ठीक है, तो हम स्टॉक किसकी बात करेंगे? जो हमने प्रोक्योर किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग्स हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया, कौन सी एग्रीकल्चर जो है टाइप, देखिए लैंड होल्डिंग की बात कर रहा है। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि लगभग 48% पर्सन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 48% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लैंड हमारा बहुत कम है। ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो है लैंड लेके बैठे हैं और 17.5% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। तो इसकी वजह से लैंड होल्डिंग जो है बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कौन सी लैंड होल्डिंग जो है वो लार्जेस्ट परसेंटेज में है? लार्ज लैंड होल्डिंग यानी कि ज़्यादातर लोगों के पास बड़े खेत है, ये तो गलत है। जनसंख्या कम है तो छोटा ही होना चाहिए। मीडियम पे भी नहीं आएंगे, हम बात करेंगे मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग पे। ठीक है, तो 47 वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा मार्जिनल होल्डिंग। बहुत कम छोटे छोटे खेत, छोटी जोत की समस्या से हम गुजर रहे हैं और वो छोटी जोत में ना तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इनपुट, ना ही उस पर लोन मिल पाता है इतना ज़्यादा। तो इसी वजह से मार्जिनल होल्डिंग के लोगों को ही अभी जो किसान सहायता राशि दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर एन एग्रीकल्चर कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए जब एग्रीकल्चर का कोई सामान जो है वस्तु खरीदी जाती है उसका प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है? ठीक है, अभी हमने बताया था कि प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, क्या करती है? प्रोक्योरमेंट थ्रू एफसीआई, एफसीआई के द्वारा जो है खरीदती है, प्रोक्योर करती है। तो अब आंसर यहीं से निकाल देंगे। देखिए, मनी पेड टू द फार्मर थ्रू ड्रोट नहीं, जब सूखा पड़ा है तब कुछ पे किया गया, यहाँ पे तो कुछ खरीदा ही नहीं गया। सब्सिडी पेड बाय द गवर्नमेंट ओवर द मार्केट प्राइस, कि जो मार्केट प्राइस के जो चल रहा है किसी चीज पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, उस पे सब्सिडी दे दी जाए। तो ये तो प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं, ये इशू प्राइस के लिए बात हो रहा है। जब गरीबों को वो अनाज इशू किया जाता है तो उसको सब्सिडाइज कर दिया जाता है। ठीक है, किसानों का ज़्यादा अनाज था तो मार्केट में प्राइवेट लोग तो उसको नहीं खरीदते, या खरीदते तो सस्ता खरीदते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 18 से 20 रुपए किलो गेहूं खरीदती है और फिर उस पर सब्सिडी देके उसको इशू प्राइस क्रिएट करती है, 1 या 2 3 रुपए किलो गेहूं चावल बेच देती है गरीबों को। ठीक है, दिस इज इशू प्राइस जो सेकंड में बताया गया है। मिनिमम प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू बाय, ये मिनिमम प्राइस जिसपे गवर्नमेंट रेडी है बाय के लिए, किसको? एग्रीकल्चर कमोडिटी को। ये बिल्कुल ठीक है, मिनिमम प्राइस। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना। द फ्लोर प्राइस बिलो विच इट कैन नॉट बी सोल्ड, ये फ्लोर प्राइस है जिसके बिलो विच, जिसके ऊपर इसको नहीं किया जा सकता,
नहीं, इसके ऊपर तो जाया जा सकता है, मिनिमम प्राइस यही है, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो इसके देखिए गवर्नमेंट ने 18 से 20 का रेट रख दिया है, इससे नीचे नहीं कोई खरीदेगा किसान का अनाज, इससे ऊपर चाहे 30 में खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, किसान को फायदा होगा उससे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद देखिए, बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन विच डे। अब देखिए पहले बजट जो है वो मार्च में आता था। ठीक है, मार्च में कुछ साल पहले तो मार्च में आता था, तो मार्च के लास्ट में जब ये बजट आता था तो उसके बाद योजनाएं शुरू होती थी, तो अप्रैल में उस पर डिस्कशन होता था, पास होते होते मई आ जाता था, और मई में जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता था, जून और जुलाई तक पहुंचते पहुंचते जब तक उसका बजट सही तरीके से इम्प्लीमेंट कोई योजना होती थी, तब तक चौमासा आ जाता था। चौमासा होता है वर्षा का मौसम, कहीं पर पुल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें फिर वो टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो एक महीने पहले हमने इसको शुरू किया। ठीक है, तो 15 मार्च तो खत्म हो गया, क्योंकि पहले 30 मार्च और 31 मार्च ये चीजें होती थी। ठीक है, अब लास्ट डे ऑफ मार्च होता था, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल खत्म हो गया है, अब फर्स्ट डे ऑफ लास्ट डे ऑफ फरवरी पे जो है बजट जो है वो आता है। ठीक है, तो ये चीज चेंज कर दी गई है रिसेंट टाइम पे। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि हमारी जो इकोनॉमी के फीचर्स है उसको पढ़ें, तो इसी से 3-4 क्वेश्चन आपको इसमें मिल गए। आज लगभग 15 के 15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के ही थे। ठीक है, तो फीचर जो हमारी इकोनॉमी के है उसको पढ़ के जाइए। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स व्हाट, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। को एग्जिस्ट मतलब छोटी इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज अगर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तो इसको कहेंगे को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के लिए एक साथ रहें, इसको मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। या को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ हो, क्या इसको कहेंगे। और असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्री, ये ऑप्शन नहीं है। असल में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पूरा विश्व दो पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, और दूसरा था सोशलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट वाले सोचते थे जितने देश आज़ाद हुए वो हमारे टाइप के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाए, हमारे गुट में आ जाए। और सोशलिस्ट जो समाजवादी थे रशिया जैसे, वो चाहते थे हमारे पाले में आए, सब कुछ गवर्नमेंट कर दिया जाए। तो भारत ने दोनों ही को लिया। इसमें कैपिटलिस्ट का मतलब है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी होंगी, प्राइवेट काम करने वाले भी होंगे, और सोशलिस्ट का मतलब है गवर्नमेंट। तो भारत ने इन प्राइवेट और गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर मिक्स इकोनॉमी का मॉडल जो है अपनाया है। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी का मॉडल जो है उसका मतलब है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टीजीटी एसएसटी का पेपर। ठीक है, तो जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं बहुत सारे, इसको देख सकते हैं। बाकी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो एसएससी का तैयारी करने वाला है या कोई यूपीएससी का तैयारी करने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, उसके अलावा अगर एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी में या बाकी जगह पर, तो भी आप जो है आपके लिए बेनिफिशियल क्लास होगी। तो एक ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब जो है लेके आएंगे, रेगुलरली ही लेके आएंगे। ठीक है, सभी जो आपके काम के होंगे वो करवा देंगे। तो आप सभी बच्चे अगर पहली बार यहाँ आए हैं तो आपको क्लास पसंद आई है, बहुत आराम से समझाया है, तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कर दीजिए। हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि खुद नहीं पढ़ पाते, यहाँ आकर आपको कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है। ठीक है, मैं आपको कोई ऐसी बात बता देता हूँ, कहानी बता देता हूँ, आप इंस्पायर हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी एक पढ़ने का तरीका है। इसके अलावा आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। कई बार ऐसा होता है खुद नहीं पढ़ने का मन है, किसी और से पढ़ लो, अगला समझा भी रहा है, समझा रहा है, तो आपको समझ अच्छे से आ रहा है, तो आपको और अच्छा लगेगा। खुद से पढ़ते हैं, कई बार नहीं समझ आती, जो लोड पड़ता है दिमाग पे, चलो जब थोड़े बोर होते हैं तो किसी और से पढ़ लो, कोई बात नहीं। बेल आइकन दबाइए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी ऐप जो है एंड्रॉयड ऐप, उस पर जाके एईएस के प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी का सिलेबस लगभग एईएस पीआरटी जैसा ही है। ठीक है, 1-2 टॉपिक है उसको स्पेशली दिया जा रहा है, एईएस में भी आपको बेनिफिट मिले इसलिए। और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएसएसबी की पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है,
और मिलते हैं नई क्लास के साथ। थोड़ा सा मोटिवेशन आपको बताया मैं करवाता हूँ मोस्टली क्लास में, जो बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है। तो कुछ मोटिवेशनल कविताएं आपको पढ़नी चाहिए। खास तौर से एक रश्मि रति नाम से कविता है, उसको पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। बस यही कहूँगा दो पंक्तियों में कि ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, और जब तक ध्येय ना पूरा होगा पग की गति ना रुकेगी। आज भले जो कहे दुनिया, कल झुके बिना न रहेगी। आज आप तैयारी करते हैं, 100 लोग आप पर बातें बना रहे होंगे, ठीक है, उनको माफ कीजिए। उसको कहते हैं ना, अपने ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों से अपनी महल की नींव बना लो। तो ये ताने जो अगर कोई आपको करता है, आप नहीं कर सकते, इस तरह से डिस्करेज करता है, तो उसको आप अपने लिए मोटिवेशनल फैक्टर बना लीजिए कि वो मुझे रोक रहा है, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जिद बना लीजिए, जिद्दी बन जाइए अपने कैरियर के लिए। आपके अलावा आपका कैरियर कोई नहीं बना सकता, ठीक है। हम तो बस थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा आपके डाउट क्लियर, लेकिन मैक्सिमम तो आप ही को पढ़ना है, ठीक है। आप ही हीरो हो अपनी लाइफ के, ठीक। आप शाहरुख खान, सलमान खान आपकी लाइफ के हीरो नहीं हो सकते। आप हर एक स्टोरी को, अपनी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करते हो? आप ऐसे डिस्क्राइब करते हो ना कि आज एक बार मैं वहां गया था, एक बार मैंने ये देखा था, मैंने ये किया था, मेरा दोस्त था। मतलब सब कुछ, सब में आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन अपने आप को रखते हैं। आप हीरो हो, ध्यान रखना। आप अपनी लाइफ के हीरो हो, ध्यान रखिए। हीरो बनिए अपनी नजरों में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।